जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 6 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का अनसीन पैसेजेस किए थे एमपीटेड वर्ग 3 के। और अनसीन पैसेजेस करने के बाद आज हम पेडागोजिकल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बाकी के 15 क्वेश्चन रह गए थे इस पेपर के। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज फ्यू वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे, बट, एंड, ऑफ, टू, एटसेट्रा नोन एज। ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये किस तरीके के वर्ड्स हैं, इनको हम किस तरीके से जानते हैं। फ्रॉम वर्ड्स होते हैं? नहीं। यूज वर्ड्स हैं? ऐसा भी कोई वर्ड नहीं कहते हम इसको। अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली ये आते रहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे या कुछ भी हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एंड, ऑफ, टू, दे, बट, इट, ये वर्ड्स फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं साइट वर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, इस पर बेस्ड यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिंसिपल है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का, वो कैसा है, उसका क्या मतलब है। तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब होता है कि देखो, एक छोटे से टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में आप लैंग्वेज की सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, है ना। आप लैंग्वेज की सारे रूल्स और दुनिया की सारी चीज़ें आप एक लिमिटेड टाइम में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। फिर इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू हमें काम करना होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में पर हम क्या करते हैं, जब हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते तो हम कुछ चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स को हम लेते हैं और कुछ एप्रोप्रिएट चीज़ें देखते हैं जो ज़रूरी हैं, उस सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सिलेक्ट करना है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सर। एक तो आती है आपकी जैसे लर्नेबिलिटी, मतलब कोई चीज़ कितने आसानी से सीखी जा सकती है। सर एक आती है आपकी अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का ये होता है कि कोई भी आइटम कितना कन्वीनियंट है पढ़ाने के लिए। तो ये तो आपका एक इसका आप ये मान लो कि महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसने आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेटेड नहीं है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिलेट नहीं कर रही इस प्रिंसिपल से। तो अवेलेबिलिटी तो इसमें आती है। फिर ये आपका करेज नहीं होगा, यहाँ पर आपका कवरेज होगा, है ना। इस प्रिंसिपल में सर करेज नहीं आता, आपका कवरेज आता है। और उस कवरेज का मतलब होता है कि किसी वर्ड के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। तो ये होता है कवरेज। जब हम कोई एक वर्ड पढ़ा रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा मीनिंग कवर कर रहा है ना, कितनी चीज़ें वो कवर कर रहा है, कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है, वो आपका कवरेज होता है। तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर सर एक आता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी आपका इसका एक पार्ट होता है। इस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है या कोई पर्टिकुलर आइटम है तो वो कितनी बार यूज़ हुआ है ना, या होता है, तो वो चीज़ आपकी फ्रीक्वेंसी आती है। और वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर एक्यूरेसी वाला जो पॉइंट है वो इसका पार्ट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि उसने ये पूछा था कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपको मैंने बताया इस प्रिंसिपल के अंदर लर्नेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कवरेज और आपका फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ साथ आपकी रेंज भी आती है, इसमें टीचेबिलिटी भी आता है। टीचेबिलिटी का मतलब कोई चीज़ पढ़ाने के लिए कितनी ईजी है। तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं, बट एक्यूरेसी इसका पार्ट नहीं होता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ एटाइमोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। सर ये एटाइमोलॉजी जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है। तो सर ये होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑरिजिन। किसी भी वर्ड के, किसी भी शब्द के ऑरिजिन से रिलेटेड जो स्टडी होती है सर, उसी को हम कहते हैं एटाइमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गया, फिलअप करना है। ही सीम्स सो डैश इट्स ईजी टू टॉक टू हिम। ही सीम्स सो फ्रेंड, नहीं फ्रेंडली होता तो चल जाता, बट फ्रेंड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, तो ये नहीं हो सकता। ही सीम्स सो सिक्योर इट्स ईजी टू टॉक टू हिम, भाई ये मैच नहीं कर रहा। ही सीम्स सो इल इट्स ईजी टू टॉक टू हिम, वो इतना बीमार दिखता है या लगता है कि उससे बात करना आसान है, ये भी आपका फिट नहीं बैठेगा। फिर आता है सर ही सीम्स सो सिंसियर, वो इतना सिंसियर दिखता है कि उससे बात करना बड़ा ही आसान है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपका फिट बैठ रहा है। ठीक है, सिंसियर वर्ड। हाँ फ्रेंडली होता, ही सीम्स सो फ्रेंडली, तब आप इसका विचार कर सकते थे, बट फ्रेंड यहाँ पर फिट नहीं होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हर वर्क ऑन डीएनए वॉज डैश एडमायर्ड,
भाई किसी ने डीएनए के ऊपर कुछ काम किया और उसकी काफ़ी तारीफ़ें हुई, ठीक है, काफ़ी प्रशंसा हुई। तो हर वर्क ऑन डीएनए वाज कंप्लीट एडमायर्ड? नहीं, कंप्लीटली होता तो हम विचार कर सकते थे, बट कंप्लीट तो फिट नहीं आ रहा। हर वर्क ऑन डीएनए वाज रेगुलर एडमायर्ड? रेगुलरली फिर भी हम विचार करते, बट रेगुलर एडमायर्ड ऐसा नहीं है। सेफली एडमायर्ड? सेफ तरीके से एडमायर हुआ? नहीं। हर वर्क ऑन डीएनए वाज वाइडली एडमायर्ड, ठीक है, मतलब दूर दूर तक उसकी प्रशंसा हुई, उसके वर्क की प्रशंसा वाइडली। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग डैश ही नीडेड सम मनी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो हम क्या बोलेंगे, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया सिवाय, यानी एक्सेप्ट ही नीडेड सम मनी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा? सर ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। बाकी आप रख के देख लो, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग एंड ही नीडेड सम मनी, ये तो फिट नहीं हो रहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो ये ऑप्शन डेस्पाइट भी आपका, डिस्पाइट भी नहीं आ रहा। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग डिस्पाइट ही नीडेड सम मनी, भाई उसने मुझे कुछ नहीं बताया जबकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, ये कोई फिट नहीं आ रहा है ना। तो आपका जो एक्सेप्ट वर्ड है, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग एक्सेप्ट ही नीडेड सम मनी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें फिट बैठेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी स्टेड, है ना, डैश द फाल्कन होटल। तो हम जब किसी होटल में रुकने की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं शी स्टेड एट दैट होटल, या ही स्टेड एट दैट होटल, वह उस होटल में रुका, वह उस होटल में रुकी। तो सी स्टेड एट द फाल्कन होटल, फाल्कॉन होटल, ड्यूरिंग माई स्टे इन मुंबई, है ना, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। सी स्टेड एट द फाल्कॉन होटल ड्यूरिंग माई स्टे इन मुंबई, मेरे मुंबई के स्टे के दौरान वह फाल्कॉन होटल में ठहरी थी। तो शी स्टेड एट द फाल्कॉन होटल ड्यूरिंग माई स्टे इन मुंबई। तो यहाँ पर क्या आएगा सर आपका ड्यूरिंग। तो एट और ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए में है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 113, रिलैक्स सी सफर्ड ओनली डैश इंजरीज। भाई हम कह रहे हैं रिलैक्स, सीरियस इंजरीज अगर उसको होती तो हम रिलैक्स तो करते नहीं, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। मेजर इंजरीज होती, बड़ी बड़ी चोटें होती, तो भी हम ऐसा नहीं कहते रिलैक्स, है ना। ब्रिटल का मतलब भी आपका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, लेकिन माइनर, फिर हम क्या बोलेंगे रिलैक्स सी सफर्ड ओनली माइनर इंजरीज, उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर माइनर आ जाएगा आपका, शी ऑप्शन जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गो एंड टॉक डैश हिम। तो सर यहाँ क्या आएगा, जब हम किसी से बात करने के लिए बोलते हैं तो टॉक टू हिम, टॉक टू हर, है ना। तो गो एंड टॉक टू हिम, डोंट शाउट, जब हम ऐसा बोलते हैं ना, डोंट शाउट एट हर, डोंट शाउट एट हिम, डोंट शाउट एट मी, तो इसमें हम एट का यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा सर, गो एंड टॉक टू हर, डोंट शाउट एट मी, जाओ और उससे बात करो, मुझ पर मत चिल्लाओ। तो टू एट कहाँ है सर आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग। सर इसमें से कौन सा ऐसा एक टाइप है जो लिसनिंग का टाइप नहीं है। सर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग चलेगा, होता है। कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग ये भी एक टाइप होता है। इनफॉर्मल लिसनिंग ये भी एक टाइप होता है। इंटरेक्टिव लिसनिंग सर ये कोई टाइप नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इनफॉर्मल लिसनिंग, फॉर्मल लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये सारे आपके लिसनिंग के टाइप्स हैं, बट इंटरेक्टिव लिसनिंग ये कोई टाइप नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो सर जो लिसनिंग स्किल होती है ना, सुनने की जो स्किल्स होती हैं, उसके आपके क्या क्या एम्स होते हैं, तो देख लेते हैं। अंडरस्टैंड एंड इन्फर कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, है ना, तो ये तो आपका एम होता है, तो ये सही बात है। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स पर्पस एंड टोन, जब आप किसी की कोई बात को सुनते हो तो आपका एक एम ये होता है कि आप स्पीकर को, यानी कहने वाले के पर्पस क्या है, उसका टोन क्या है, उसको आप समझ सकें। वर्बल इंटरेक्शन, बिल्कुल ये भी एक एम होता है। तो क्या सर जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो क्या ऑल ऑफ द अबव आएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। जब हम इंडियन क्लासरूम की बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेयर हैं, है ना। देखो कंप्लीटली तो यहाँ पर नकारा नहीं है कि नहीं होती नहीं है, बट बोला रेयर है, क्योंकि इंडियन क्लासरूम में अभी भी रूढ़िवादिता कहीं कहीं बनी हुई है। उसको धीरे धीरे जो है चीज़ें हमें इरेडिकेट हो रही हैं वो चीज़ें,
और धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और चीज़ें सुधर भी रही हैं, बट फिर भी मोस्टली अभी भी क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें से हैं जो मिसिंग हैं। कहाँ पर? इंडियन क्लासरूम में, है ना। अच्छी चीज़ें जो कि होनी चाहिए एक्चुअल में, जैसे पीयर टीचिंग, बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं, इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाना। तो ये इंडियन क्लासरूम में अभी तो रेयर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं नहीं है, बहुत सारे क्लासरूम्स में ऐसा होता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा करवाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, बट इंडियन क्लासरूम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सर ये भी है कि इंडियन क्लासरूम में ये चीज़ रेयर है। दूसरा रोल प्ले, तो रोल प्ले भी होना चाहिए और कई जगह होता है, बट मोस्टली इंडियन क्लासरूम्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर 100 में से आप केवल 10 स्कूल में ये करवा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन क्लासरूम में ऐसा होता है, बट होना चाहिए, अच्छी चीज़ें। फिर तीसरा ग्रुप एक्टिविटीज़, तो ये भी इंडियन क्लासरूम में फ्रिक्वेंटली हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये तीनों के तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन क्लासरूम से मिसिंग हैं। अब सर आप बोलेंगे कि नेगेटिव तो हमको कुछ लेना ही नहीं था, आपको नेगेटिव बच्चे के बारे में नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन क्लासरूम्स हैं, टीचर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और बिल्कुल इंडियन क्लासरूम में ऐसा एक्चुअली देखने को हमें नहीं मिलता। तो ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे। मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसा करवाते हैं और सभी को ऐसा करवाना चाहिए, बट मोस्ट फ्रिक्वेंट देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द लैंग्वेज लर्नर रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस इन नेटिव लैंग्वेज अंटिल प्रोफिशिएंसी इन द टारगेट लैंग्वेज। देखो, जब तक बच्चा टारगेट लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो जाता तब तक उसको इंस्ट्रक्शंस उसकी नेटिव लैंग्वेज में ही दिया जाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म या सीक्वेंशियल? देखो, सीक्वेंस चल रहा है भाई, सबसे पहले तो नेटिव लैंग्वेज में ही काम चलेगा, क्योंकि उसको सबसे पहले वो नेटिव लैंग्वेज ही सीखता है, फिर आप टारगेट लैंग्वेज पे आएंगे जब वो उसको सीख लेगा। तो ये एक सीक्वेंस है सर, सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। एक सीक्वेंस चलता है, पहले नेटिव लैंग्वेज सीखेगा, देन वो टारगेट लैंग्वेज पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज? देखो सर, इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो कि फंक्शन है किसका? ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज का। तो देखो, ह्यूरिस्टिक का मतलब मैं आपको सीधे से समझा दूं। पहले तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि आप, ये रिलेटेड होता है आपके डिस्कवरी से। ठीक है, डिस्कवरी से, चीज़ों को एक्सप्लोर करने से, बच्चा किन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे, ठीक है, खुद से उसको तैयार करे, नॉलेज को बनाए, ना कि उठा ले कहीं से। ठीक है, कि भाई ऐसा होता है और उसने सीख लिया, नहीं, वो खुद उन चीज़ों को डिस्कवर करे। और जब ऐसी बात आती है तो वो नेचुरल तरीके से डिस्कवर करता है ना, एनवायरनमेंट से सीखता है, सराउंडिंग्स से सीखता है, सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करके डिस्कवर करता है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके डिस्कवर करता है। तो ये होता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आपका ये एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, सराउंडिंग्स पे, क्योंकि वो डिस्कवर करने की बात करता है। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। टू कम्युनिकेट विद मासेस, नहीं, टू सेटिस्फाई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स थ्रू कम्युनिकेशन। इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना कम्युनिकेशन से, सर ये मैच नहीं कर रहा। टू गेन नॉलेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो कह रहा है कि सर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से नॉलेज गेन करना, और सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट मीन्स नेचुरल वे में इसी तरीके से सीखने की बात करता है कौन? ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपका 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ इवोल्यूशन? जब हम इवोल्यूशन करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, तो इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा पर्पस नहीं होता है? टू इम्प्रूव टीचिंग, भाई मूल्यांकन हम करते हैं टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है दैट मीन्स टीचिंग में भी कोई ना कोई दिक्कत है, उसको हमें दूर करना चाहिए, समझ करके, पहचान करके कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसने ये बोला कि कौन सा इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन का पर्पस नहीं है, बट हाँ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो ज़रूरत होती है। टू डायग्नोज प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम को समझने के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन से हमें समझ आता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, भाई कोई टीचिंग का मेथड है तो वो कितना इफेक्टिव है उसको जज करने के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। रिजल्ट से हमें पता चलता है कि वो कितना इफेक्टिव है, बच्चों को कितनी सही तरीके से चीज़ें सिखा पाए हैं।
उस मेथड से। तो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मूल्यांकन करते हैं, ये चीज़ गलत है ना। तो ये जो डी ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर होगा। इवोल्यूशन करते हैं तो वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अपने सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।